हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपन ने कल के लेक्चर में पढ़ा था एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की अम्लीय प्रकृति। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे हाइड्राइड्स की एसिडिक नेचर। इसमें अपन पढ़ेंगे पी ब्लॉक्स के हाइड्राइड्स की एसिडिक नेचर। कल के लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था? जेड कोई एटम था, हाइड्रोजन था। इसमें जेड कोई एटम है, वो एच पॉजिटिव को क्या कर रहा था? रिमूव कर रहा था। कोई एलिमेंट अगर एच पॉजिटिव का त्याग करता है, अपन ने हाइड्रोजन की क्या पढ़ी थी? अम्लीय प्रकृति पढ़ी थी। इसमें अपन ने पढ़ा था कोई हाइड्रोजन अगर एच माइनस एच पॉजिटिव का क्या करे? त्याग करे, उसको अपन क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड एसिड, संयुग्मिक क्षार। और जो एच पॉजिटिव को क्या करे? ग्रहण करे। ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड हो जाए, मतलब दोनों साइडों में हो जाए, तब क्या होगा? ये एच पॉजिटिव को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। जो एच पॉजिटिव को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? कॉन्जुगेटेड बेस, संयुग्मिक क्षार। इसको बोलते हैं संयुग्मी अम्ल। ये अपन ने कल के लेक्चर में अपन इनको पढ़ लिया था हाइड्रोजन की अम्लीय प्रकृति में। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। अपना जो टॉपिक है आज का वो क्या है? हाइड्राइड्स की अम्लीय प्रकृति। इसमें अपन पढ़ेंगे पी ब्लॉक्स की अम्लीय प्रकृति। पी ब्लॉक की अम्लीय प्रकृति। जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 7 आवर्त और क्या होते हैं? 18 अवयव होते हैं। ये अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब अच्छे से समझा दूंगी। इतना अपन को पता है, पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त और कितने? 18 वर्ग होते हैं। उसमें जो पी ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आते हैं? पी ब्लॉक में आते हैं 14th नंबर ग्रुप, 15th नंबर ग्रुप, 16th नंबर ग्रुप और 17th नंबर ग्रुप। अब देते हैं जो 14वां जो ग्रुप आएगा, 14वां नंबर, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं ये अपन देखेंगे। 14th, 15th, 16th और 17th। 14 में क्या आता है? कार्बन। इसमें क्या आता है? नाइट्रोजन। इसमें क्या आता है? ऑक्सीजन। इसमें क्या आता है? फ्लोरीन। कार्बन एलिमेंट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट और फ्लोरीन एलिमेंट। देखते हैं ये क्या हो गया? अपना आवर्त हो गया। आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। लेफ्ट टू अगर राइट जाते हैं तो क्या होता है? आकार क्या होता है? डिक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ये किस में? आवर्त में। वर्ग में क्या होता है? वर्ग क्या होता है? ऊपर से नीचे, मतलब टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम। आकार क्या होता है? इंक्रीज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज। ये अपन किस में पढ़ा था? प्रेरणिक प्रभाव में स्टार्टिंग में पढ़ा था अपन ने। ये पीरियोडिक टेबल में आता है। अब देते हैं अपना आवर्त तो हो गया। अब वर्ग देखते हैं। वर्ग में क्या है? कार्बन वाले में कौन से आ गया? सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। इसमें क्या है? नाइट्रोजन में क्या आएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। इसमें क्या आएगा? ऑक्सीजन वाले में सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम। इसमें क्या गया? ऑक्सीजन में। फ्लोरीन वाले में क्या गया? फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन और आयोडीन। ये अपना क्या हो गया, वर्ग। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अगर दाएं से बाएं जा रहे हैं तो क्या है, आवर्त। इसमें अपन देखेंगे पी ब्लॉक्स की अम्लीय प्रकृति कि अगर आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो क्या अम्लीय प्रकृति इंक्रीज हो रही है। अगर वर्ग में ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं तो क्या एसिडिक नेचर में क्या फर्क पड़ रहा है। इसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब भी एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी, वर्ग में टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आएंगे तब भी क्या होगी, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी। यहाँ पे भी क्या हो रही है, एसिडिक नेचर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वर्ग में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एसिडिक नेचर इंक्रीजेज। अगर टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तब भी क्या हो रही है, एसिडिक नेचर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एसिडिक नेचर इंक्रीज हो, इससे अपन एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं, पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब भी एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है। अप टू डाउन मतलब टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तब भी क्या हो रही है, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रही है। इसमें जो एसिडिक नेचर जो इंक्रीज हो रही है वो किससे हो रही है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रही है। इससे इसमें कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर है ना, वो काम कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, इसको नोट लगा के लिख लेना। विद्युत ऋणता फैक्टर काम कर रहा है यहाँ पे। विद्युत ऋणता फैक्टर से क्या हो रही है, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रही है। टॉप टू बॉटम वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तब एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रही है। इसमें कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, इसमें साइज आकार का फैक्टर काम कर रहा है, साइज फैक्टर। साइज फैक्टर से क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर अम्लीय प्रकृति इंक्रीज हो रही है। अब अपन देखेंगे विद्युत ऋणता है ना, वो अम्लीय प्रकृति है, वो विद्युत ऋणता से कैसे बढ़ रही है। अम्लीय प्रकृति है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, विद्युत ऋणता से कैसे बढ़ रही है ये अपन देखेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे जो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, वर्ग में ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं, उसमें साइज फैक्टर का क्या प्रभाव पड़ रहा है जिसकी वजह से अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है। पहले अपन देखेंगे आवर्त में इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणता कैसे बढ़ रही है, अम्लीय प्रकृति विद्युत ऋणता से अम्लीय प्रकृति कैसे बढ़ रही है। फिर देखेंगे साइज फैक्टर से अम्लीय प्रकृति कैसे बढ़ रही है वर्ग में। पहले अपन देखते हैं आवर्त में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर क्या काम कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ आवर्त में एसिडिक नेचर जो अम्लीय प्रकृति है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इनको बताने से पहले मैं इनमें कुछ ट्रिक है वो बता देती हूँ, जो नॉर्मल अपना बेसिक है वो बताती हूँ। इसमें नोट लगा के मतलब ट्रिक लिख लो एक, देखना वो ट्रिक क्या है। अम्ल होता है ना, अम्ल एसिड, और एक क्या होता है बेस मतलब क्षार। एसिड और बेस, अम्ल और क्षार। अम्ल क्या होता है, जो H+ को क्या करता है, H+ देता है, H+ देता है। क्षार क्या होता है, जो H+ क्या करता है, ग्रहण करता है, H+ देता है और ये H+ ग्रहण करता है। नॉर्मल ऐसे कह सकती हूँ मैंने बताया था Z+H की विक्रिया में करवाऊँ तो क्या होना है, Z- + H+। मतलब इसने -H+ को क्या किया, त्याग किया है। अम्ल हमेशा ही -H+ का, अम्लीय प्रकृति को कैसे बोलते हैं, -H+ का त्याग करे, वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। एसिड जो H+ देता है ऐसे बोल सकते हैं, और ये H+ ग्रहण करता है। इसमें दो कंडीशन बनती हैं, जो H+ देता है इसमें, ऐसे ही इसमें भी दो कंडीशन बनती हैं जो H+ ग्रहण करता है। जो H+ इजीली ग्रहण करता है मतलब आसानी से ग्रहण करता है,
वो क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल, आसानी से ग्रहण करता है। आसानी से ग्रहण क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल कहलाता है। ऐसे ही ये जो आसानी से ग्रहण ना करे, आसानी से ग्रहण नहीं करता हो, वो क्या कहलाता है? दुर्बल अम्ल। इसको बोल सकते हैं मुश्किल से ग्रहण करे। आसानी से ग्रहण नहीं करे, इसको अपन क्या कह सकते हैं? नॉर्मल। जो मुश्किल से ग्रहण करे, मुश्किल से ग्रहण करे। सॉरी, जो आसानी से देता हो, ग्रहण तो क्षार करता है। आसानी से जो H+ है ना, आसानी से देता हो, आसानी से देता हो, वो क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल कहलाता है। और जो आसानी से नहीं देता हो, मतलब मुश्किल से देता हो, मुश्किल से देता हो, वो क्या कहलाता है? दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किसको बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड को। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल को वीक एसिड। वीक एसिड। ऐसे ही जो H+ आसानी से नहीं ग्रहण करे, आसानी से ग्रहण नहीं करे, वो क्या कहलाता है? प्रबल क्षार। सॉरी, H+ आसानी से ग्रहण करे, वो क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल। सॉरी, आसानी से ग्रहण करे, वो क्या कहलाता है? प्रबल क्षार बोलेंगे, इसमें सार है। तो आसानी से देता हो H+ क्या देता हो? H+ आसानी से देता हो, वो प्रबल अम्ल। और जो H+ आसानी से नहीं देता हो, H+ आसानी से नहीं देता हो, वो क्या कहलाता है? दुर्बल अम्ल। और जो H+ आसानी से ग्रहण करता, वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। अगर कोई आसानी से ग्रहण करे, वो क्या कहलाता है? प्रबल क्षार। और जो आसानी से ग्रहण नहीं करे, मतलब मुश्किल से ग्रहण करे, मुश्किल से ग्रहण करे, मुश्किल से ग्रहण करे, वो क्या कहलाता है? दुर्बल क्षार। इन बातों को ध्यान से नोट करना। आसानी से देता हो प्रबल, आसानी से नहीं देता हो, आसानी से नहीं देता हो, मुश्किल से देता हो। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ पे आसानी से नहीं देता हो, या लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं मुश्किल से देता हो, दुर्बल अम्ल। आसानी से ग्रहण करे, प्रबल क्षार। आसानी से ग्रहण नहीं करे या मुश्किल से ग्रहण करे, वो क्या है? दुर्बल क्षार। ऐसे ही अपन प्रबल क्षार को क्या बोल सकते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। इसको क्या बोल सकते हैं? वीक बेस। ये अपनी क्या होगी? फर्स्ट ट्रिक होगी। सेकंड ट्रिक है वो देखना, इसको नोट कर लो आप। ये फर्स्ट ट्रिक थी अपनी, अब आती है सेकंड ट्रिक। अगर इन ट्रिकों को अपन अच्छे से याद कर लेंगे तो वर्ग और आवर्त में जो एसिडिक नेचर कैसे इंक्रीज हो रही है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रिक नंबर सेकंड है, वो क्या है? एक तो होता है अम्ल। अम्ल क्या होता है? जो -H+ का क्या करे? त्याग करे। अम्ल क्या होता है? -H+ का त्याग करे। तो ये क्या बनाएगा? अम्ल क्या बनाएगा? संयुग्मी क्षार। कॉन्जुगेट बेस। क्षार क्या होता है? जो H+ को क्या करे? ग्रहण करे, प्लस
H+ को क्या करें, ग्रहण करें, तो ये क्या बनाएगा, संयुग्मी अम्ल। अगर ये अम्ल, मान लो ये अम्ल परबल अम्ल है, मैंने माना यहाँ पे, मान लो ये परबल अम्ल है, तो बनने वाला संयुग्मिक क्षार क्या होगा, दुर्बल होगा। बनने वाला संयुग्मिक क्षार क्या होगा, दुर्बल होगा। जरूरी नहीं है ये अम्ल परबल अम्ल ही हो, अगर ये अम्ल कैसा हो, दुर्बल हो, ये अम्ल कैसा हो, दुर्बल हो, तो बनने वाला संयुग्मिक क्षार कैसा होगा, प्रबल होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी अगर क्षार प्रबल हो तो संयुग्मी अम्ल दुर्बल होगा, अगर क्षार दुर्बल हो तो संयुग्मी अम्ल प्रबल होगा। ये चीज इसमें भी अप्लाई होती है, आप इन दोनों को नोट कर लो। अम्ल -H पॉजिटिव त्याग करके संयुग्मिक क्षार, क्षार +H पॉजिटिव ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल बनाता है। ये चीजें आवर्त और वर्ग में आएंगी, इससे पहले मैंने आपको बता दिया है। आप देखते हैं आवर्त में अम्लीय जो प्रकृति है वो विद्युत ऋणता से कैसे बढ़ रही है। आवर्त में अपन ने क्या पढ़ा था, कार्बन आवर्त में क्या हो रही थी, एसिडिक नेचर क्या हो रही थी, ऐसे अम्लीय प्रकृति क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। किसकी वजह से हो रही थी, विद्युत ऋणता से, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रही थी तब विद्युत ऋणता भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। अब देखते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। कार्बन के वैलेंसी मतलब संयोजकता कितनी होती है, कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 4 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, मतलब संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, इसको यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है, इसलिए 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। फ्लोरीन की कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रही थी, अम्लीय प्रकृति क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। अम्लीय प्रकृति क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। किस इफेक्ट से हो रही थी, विद्युत ऋणता से। अगर जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो उसकी अम्लीय प्रकृति भी क्या थी, ज़्यादा थी। मैंने एक स्टेटमेंट बोला था आपको पीछे की क्लास में, ए और बी कोई एलिमेंट है, बी की विद्युत ऋणता ज़्यादा है किससे, ए से, ये अपन माना है। मान लो बी की विद्युत ऋणता क्या है, ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, ए से। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, कम हो गई, मतलब डिक्रीज हो गई। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जैसे मान लो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, जो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होते हैं, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं। ऐसे ही जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेके चला जाता है। तो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन बी की तरफ गए तो बी पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज, ए पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये बी के पास नेगेटिव चार्ज है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, वो नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके पास कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, मतलब बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन बी की तरफ शिफ्ट हो गए। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो पॉजिटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा, पॉजिटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी। ये नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी रखेगा, ये पॉजिटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। अगर एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रही थी तो विद्युत ऋणता भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। इस वजह से फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है किसे, कार्बन से। जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है वो क्या बना, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है वो नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी भी ज़्यादा है। ये क्या बन रहा है यहाँ पे, कॉन्जुगेट एसिड। अब इनसे अपन क्या बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस।
ये सारे क्या है यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, जो माइनस एच पॉजिटिव का क्या करता है, त्याग करता है। माइनस एच पॉजिटिव, इससे भी माइनस एच पॉजिटिव, और इससे भी क्या होगा, माइनस एच पॉजिटिव। इससे कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, इन सभी से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। इससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, CH3 नेगेटिव, इससे क्या होगा NH2 नेगेटिव, इससे क्या होगा OH नेगेटिव, और इससे क्या होगा फ्लोरीन नेगेटिव। तो फ्लोरीन की क्या विद्युत ऋणता ज़्यादा है, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो विद्युत ऋणता क्या है, ज़्यादा है। जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर भी ज़्यादा है, तो विद्युत ऋणता भी ज़्यादा है। जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है वो नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा। इसके पास नेगेटिव चार्ज तो रखेगा, इसके पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी टेंडेंसी और भी ज़्यादा बढ़ गई कंपेयर टू इससे। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किससे, फ्लोरीन से। इस वजह से इस पे कौन सा चार्ज आएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके पास पहले से नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, मतलब इसकी विद्युत ऋणता क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी किसके पास हो जाएगी, फ्लोरीन के पास। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी टू बियर नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी और नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो क्या होगी, एसिडिक नेचर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अम्लीय प्रकृति भी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक नेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये अपन किससे देखा है, विद्युत ऋणता से। एसिडिक नेचर क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज रखने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। इसके पास पहले से नेगेटिव चार्ज है तो इसकी टेंडेंसी को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। ये अपन किस में देखा है, आवर्त में देखा है। अब अपन क्या देखते हैं, वर्ग में साइज फैक्टर से क्या अम्लीय प्रकृति कैसे इंक्रीज हुई। अपन आवर्त में तो देख लिया, विद्युत ऋणता से अम्लीय प्रकृति क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब देखते हैं अम्लीय प्रकृति वो साइज फैक्टर से कैसे इंक्रीज हो रही है। अपन किस में देखेंगे, वर्ग में देखेंगे। वर्ग में अपन ने पढ़ा था, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसमें अपन ने देखा था कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, फॉस्फोरस, आर्सेनी, एंटीमनी। इसमें अपन ने पढ़ा था सल्फर, सेलेनियम और टेरेलियम। इसमें अपन ने पढ़ा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी संयोजकता 1 होती है। सो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्राइड। अपन किस में पढ़ते हैं, पी ब्लॉक्स के हाइड्राइड्स। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में मतलब संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, तो इसमें 2 हाइड्राइड्स, H2। नाइट्रोजन की कितनी होती है, वैलेंस शेल में संयोजकता मतलब 3 होती है, इसलिए 3 हाइड्राइड्स, इसमें भी 3 हाइड्राइड्स, इसमें भी 3 हाइड्राइड्स। कार्बन की कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए 4 हाइड्राइड्स। ये क्या हो गया, वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे थे तब क्या हो रहा था, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रही थी। किससे, साइज फैक्टर से। अब देखते हैं इसमें साइज फैक्टर कैसे काम कर रहा है, साइज का जो फैक्टर है वो कैसे काम कर रहा है। ये अपन किस में देख रहे हैं, वर्ग में देख रहे हैं। ग्रुप मैंने लिया, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन,
हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन आयोडीन में एक को लेके समझा रही हूँ आपको। इसमें टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तब क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रही है। किससे, साइज फैक्टर से। इसमें जो हाइड्रोजन एटम है ये तो क्या है, सभी में क्या है, कॉमन है। इसमें भी हाइड्रोजन एटम कॉमन है, इसमें भी हाइड्रोजन एटम कॉमन है। अब इसमें देखेंगे हाइड्रोजन एटम तो इनमें कॉमन हो गया सभी में। इसमें बात आती है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन की। इनकी नेचर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये अपन किससे देख रहे हैं, साइज फैक्टर से। आकार से देख रहे हैं। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूं। मान लो ये मैंने आप बनाया यहाँ पे फ्लोरीन के लिए, ये नाभिक, इसके पास मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने फ्लोरीन के लिए बनाया। एग्जाम्पल के लिए इसको नॉर्मल समझ लेते हैं, साइज कैसे इंक्रीज हो रही है। ये मान लो मैंने क्लोरीन के लिए बनाया। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, इसमें इंक्रीज हो रही है। मतलब साइज क्या हो रही है, इसमें धीरे धीरे साइज इसमें इंक्रीज हो रही है। ये मैंने बनाया। ब्रोमीन के लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बात आती है इसमें आयोडीन की। आयोडीन के लिए मैं यहाँ बना रही हूँ। ये नाभिक, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसमें क्या है, साइज क्या है, कम है। इसमें क्या है, साइज कंपेयर टू इससे, इसमें क्या है, साइज ज्यादा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये मैंने बनाया आयोडीन के लिए। नॉर्मल समझाने के लिए बनाया। साइज क्या हो रही है, इसमें ज़्यादा हो रही है। इसमें नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो आकर्षण लग रहा है, जो अट्रैक्शन जो फोर्स लग रहा है, वो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है। किसकी वजह से, इसमें रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है। साइज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है, ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है, ज़्यादा है। इसमें साइज कम है, इसमें साइज ज़्यादा है। साइज ज़्यादा होने की वजह से नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रेडियस बढ़ने से नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आकर्षण है, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो गया, कम हो गया। अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, उस वजह से रिएक्टिविटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। रिएक्टिविटी ज़्यादा हो गई। अट्रैक्शन फोर्स कम होने से जो हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। किस वजह से, आकर्षण कम होने की वजह से। और इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें आकर्षण क्या है, ज़्यादा है। साइज कम है, इस वजह से इसमें आकर्षण क्या है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आकर्षण क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। आकर्षण ज़्यादा होने की वजह से यह बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता। जितना ज़्यादा इजीली HI बॉन्ड ब्रेक होता है उतना ज़्यादा इजीली HF बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि HF बॉन्ड्स क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। HF बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है।
और HI के बीच में जो बॉन्ड है ये क्या है, वीक है। जो वीक बॉन्ड होता है वो इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इसमें आकर्षण कम लग रहा है। इस वजह से आकर्षण कम लगने की वजह से इसमें HI के बीच में जो बॉन्ड्स है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, मतलब -H पॉजिटिव इजीली रिमूव कर देगा कौन, HI। -H पॉजिटिव इजीली रिमूव करेगा तो I पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, मतलब कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगा। ये यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड। ये सारे क्या है यहाँ पे, कॉन्जुगेटेड एसिड। इनसे -H पॉजिटिव त्याग करने के बाद में जो बनेगा वो क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड बेस, संयुग्मिक क्षार। इसमें भी क्या होगा, -H पॉजिटिव, इसमें भी क्या होगा, -H पॉजिटिव, इसमें भी -H पॉजिटिव। इस सबसे ज़्यादा इजीली कौन सा बॉन्ड्स ब्रेक होगा, HI बॉन्ड्स कंपेयर टू HF। तो ये क्या बनाएगा, आयोडीन नेगेटिव, जो क्या है, एक कॉन्जुगेटेड बेस। इसमें क्या बनेगा, ब्रोमीन नेगेटिव, ये क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस। क्लोरीन नेगेटिव, ये भी क्या है, एक कॉन्जुगेटेड बेस। ब्रोमीन नेगेटिव और आयोडीन नेगेटिव। और इसमें क्या बनेगा, फ्लोरीन नेगेटिव। ये क्या है, सारे कॉन्जुगेटेड बेस। अब इसमें क्वेश्चन है, ये जैसे जैसे आकर्षण कम होने की वजह से ये बॉन्ड जैसे इजीली बनेगा। मैंने एक ट्रिक बताई थी, अम्ल में जो अम्ल H पॉजिटिव का आसानी से, मतलब H पॉजिटिव आसानी से देता है वो क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। मैंने एक ट्रिक बताई थी अम्ल में आपको अभी स्टार्टिंग में। अम्ल है वो -H पॉजिटिव आसानी से देता है, वो क्या कहलाता है, आसानी से दे वो प्रबल अम्ल, और आसानी से नहीं दे मतलब मुश्किल से दे वो क्या कहलाता है, दुर्बल अम्ल। तो ये H पॉजिटिव आयन आसानी से दे रहा है, तो ये HI बॉन्ड्स में जो आयोडीन क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल कहलाएगा, क्योंकि ये आसानी से H पॉजिटिव का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, क्योंकि इसमें ये HI जो बॉन्ड्स है वो क्या है, वीक बॉन्ड्स है। कंपेयर टू इसमें ये आसानी से नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें जो ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो आसानी से नहीं दे H+ वो क्या कहलाता है, दुर्बल अम्ल, मतलब वीक एसिड। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल कहलाएगा, दुर्बल अम्ल। ये क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड। दुर्बल को क्या बोलेंगे, वीक एसिड। जो आसानी से देता हो H+ वो क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल, और जो आसानी से नहीं दे वो क्या कहलाता है, दुर्बल अम्ल। इसकी मैंने कंडीशन बताई थी, अगर ये अम्ल प्रबल है तो बनने वाला जो संयुग्मिक क्षार होगा, ये मैंने आपको ट्रिक में लिखा दिया है, जो संयुग्मिक क्षार बनेगा वो क्या कहलाएगा, दुर्बल कहलाएगा। अगर ये प्रबल की जगह अगर ये अम्ल दुर्बल होता, दोनों कंडीशन हो सकती हैं, तो बनने वाला संयुग्मिक क्षार क्या कहलाता, प्रबल कहलाता। तो यहाँ पे जो अम्ल बन रहा है वो कौन सा अम्ल बन रहा है, प्रबल अम्ल, क्योंकि H पॉजिटिव आसानी से त्याग कर रहा है। तो बनने वाला जो कॉन्जुगेटेड बेस होगा वो क्या कहलाएगा, अगर ये प्रबल है तो ये क्या कहलाएगा, दुर्बल कहलाएगा। तो यहाँ पे आयोडीन नेगेटिव ये बन रहा है, क्या कौन सा संयुग्मिक क्षार बन रहा है, दुर्बल। इसको क्या बोलेंगे, दुर्बल। ऐसे ही यहाँ पे क्या बताया मैंने, जो HF जो बॉन्ड्स है स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ये H पॉजिटिव आसानी से नहीं देता है, इस वजह से ये दुर्बल अम्ल कहलाता है। अगर ये दुर्बल अम्ल है तो संयुग्मिक क्षार क्या कहलाएगा, प्रबल कहलाएगा। प्रबल है तब दुर्बल, दुर्बल है तब प्रबल। तो यहाँ पे दुर्बल है तो ये क्या कहलाएगा, जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो क्या कहलाएगा, प्रबल संयुग्मिक क्षार कहलाएगा, प्रबल संयुग्मिक क्षार कहलाएगा। ये मैंने आपको ट्रिक में लिखा दिया है। ये सारे क्या बन रहे हैं यहाँ पे, कॉन्जुगेटेड बेस। अब देख, लेफ्ट अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तब क्या हो रहा है, साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तब साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस वजह से रेडियाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ऊपर से अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो क्या हो रही है, साइज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज हो रही है
और रेडियाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस वजह से एसिडिक नेचर है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एसिडिक नेचर इंक्रीज, इस वजह से एसिडिक नेचर भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मान लो इसकी साइज इतनी है तो इसकी साइज इससे थोड़ी ज़्यादा है, इसकी साइज इससे भी थोड़ी ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा साइज किसकी है, आयोडीन नेगेटिव की। सबसे ज़्यादा साइज वाला कौन बन रहा है, आयोडीन नेगेटिव। सबसे ज़्यादा साइज किसकी है, आयोडीन नेगेटिव है। अगर टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रही है, इस वजह से रेडियाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस वजह से एसिडिक नेचर भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये अपना एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स है वो कंप्लीट हो गया है। अपन पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के अनुप्रेरणी प्रभाव के अनुप्रयोग। उसमें अपन ने फर्स्ट पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोनाइन का स्थायित्व है। उसमें अपन ने पढ़ा था कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन। फर्स्ट अपन जो प्रेरणी प्रभाव के अनुप्रयोग थे उसमें फर्स्ट अपन ने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, मान लो इसमें कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन पढ़ा था। सेकंड अपन इसमें पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स। थर्ड इसमें पढ़ा था अपन ने रिएक्टिविटी ऑफ, सेकंड इसमें क्या पढ़ा था, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स अपन ने इसमें पढ़ा था। थर्ड इसमें पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल। फोर्थ इसमें पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल में अपन ने क्या पढ़ा था, OH बॉन्ड्स के आधार पे और CO बॉन्ड्स के आधार पे। OH बॉन्ड्स के आधार पे एल्कोहल की क्रियाशीलता और CO बॉन्ड्स के आधार पे एल्कोहल की क्रियाशीलता। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें OH बॉन्ड्स का क्लीवेज होगा, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें CO बॉन्ड्स का क्लीवेज होगा, ये अपन ने पढ़ लिया है पीछे की क्लास में। फिर अपन फिफ्थ इसका अनुप्रयोग अपन ने क्या पढ़ा था, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की अम्लीय प्रकृति। 6 नंबर पे अपन पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ, कल के लेक्चर में अपना टॉपिक रहेगा एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की अम्लीय प्रकृति। ये अपने क्या थे, अनुप्रयोग थे। इसमें अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोनाइल, कार्बोनाइल इसकी क्या, अम्लीय प्रकृति। ये अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इनको लिख लिख के याद करो। जब तक आप इनको लिख लिख के याद नहीं करोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। जब आप इनको लिख लिख के याद करोगे तब अच्छे से समझ में आएगा। और इसका आप रिवीजन करते रहना। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आगे का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।